हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू लाइव क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में आज हमारा सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ने वाले महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी जो कि गजनी वंश का शासक था, ठीक है। गजनी वंश की स्थापना अलप्तगीन ने की थी और उसी के दामाद का यह बेटा था, सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच लगभग 17 बार आक्रमण किया। और यह इसने इसलिए किया क्योंकि इसने कसम खाई थी भारत पर आक्रमण करने की। जब यह गजनी की गद्दी पर बैठा तो इसने कसम खाई थी कि मैं भारत पर लगातार आक्रमण करूंगा, ठीक है। तो क्यों इसने ऐसा किया था, क्या इसके पीछे कारण था, इसका पूरा हिस्ट्री, पूरा बायोग्राफी आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं तुर्क आक्रमण के बारे में। तुर्क आक्रमणकारी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था अरब इन्वेजन के बारे में, अरबों के आक्रमण के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था, जहाँ पर एक हिंदू शासक राज करता था, दाहिर नामक, ठीक है। दाहिर नामक एक हिंदू शासक राज करता था सिंध नामक स्थान पर, जहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था और वहाँ पर जजिया नामक कर लगाया था, जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। तो भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो यह हमने फर्स्ट लेक्चर में सारी बातें पढ़ ली थी, ठीक है। अब हम तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है महमूद गजनवी के बारे में। 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच के इसकी हिस्ट्री हमें जाननी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यह कौन था। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं। तो सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में गजनी नामक एक स्थान है, जो कि अफ़गानिस्तान में है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। तो गजनी नामक स्थान पर एक गजनी नामक स्थान पर ही गजनी वंश चलता था, जिसको कि यामिनी वंश भी कहा जाता है। तो यामिनी वंश की स्थापना की थी, या गजनी वंश की स्थापना की थी अलप्तगीन ने, ठीक है। और अलप्तगीन का ही एक गुलाम हुआ करता था, ठीक है, स्लेव हुआ करता था, और उसी का दामाद भी था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का ही बेटा था कौन? महमूद गजनवी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पर सबसे पहले तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो वह था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो था वह महमूद गजनवी का पिता था, जो भारत पर हमेशा आक्रमण करता था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन, जो कि महमूद गजनवी का पिता था। और वह पेशावर पर हमेशा आक्रमण करता था, और पेशावर का राजा होता था जयपाल, ठीक है। और जयपाल पर यह हमेशा आक्रमण करता था, लेकिन हमेशा यह हार जाता था, ठीक है। उसके बाद एक बार क्या हुआ, सुबुक्तगीन ने जयपाल पर आक्रमण किया और जयपाल ने इसको पराजित करके इसकी हत्या कर दी, ठीक है। सुबुक्तगीन की हत्या कर दी जयपाल ने। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब इसकी हत्या हो गई तो गजनी वंश पर, यानी कि यामनी वंश पर गजनी की गद्दी पर बैठा महमूद गजनवी, ठीक है। और जब महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा 998 ईस्वी में, तो इसने कसम खाई कि भारत में जो जयपाल है, ठीक है, जो पेशावर तब उस समय, अभी तो पाकिस्तान में है, उस समय भारत में होता था, क्योंकि तब तो भारत और पाकिस्तान एक ही थे, ठीक है, इतना तो आपको पता है। तो उसके बाद जब पेशावर में यह आक्रमण करने जाता है, ठीक है, महमूद गजनवी, तो जयपाल के साथ भी इसका युद्ध होता है। जब सुबुक्तगीन की हत्या कर देता है जयपाल, तो यह गद्दी पर बैठता है और कसम खाता है कि वह भारत पर जब तक जिंदा रहेगा तब तक भारत पर हर साल आक्रमण करेगा। और यहीं से यह कसम खाता है और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का सोचता है, और इसीलिए यह पेशावर पर आक्रमण करता है। सबसे पहले यह पेशावर पर ही आक्रमण करता है, और जिसने इसके पिता की हत्या की होती है जयपाल, तो जयपाल के साथ ही इसका युद्ध होता है, ठीक है। तो 1000 फर्स्ट आक्रमण इसका होता है पेशावर के शासक जयपाल पर, ठीक है। और 1001 ईस्वी में जयपाल को यह हरा देता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जयपाल को यह हरा देता है, लेकिन यह उसको मारता नहीं है, बल्कि यह इसको अपमानित करके छोड़ करके फिर गजनी वापस चला जाता है। आपको यह ध्यान देना है
कि महमूद गजनवी जो है यह भारत पर हमेशा आक्रमण करता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर शासन व्यवस्था चलाना नहीं था, यह भारत को लूटना चाहता था। और क्योंकि यह भारत को लूटना चाहता था और सोने को लूटना चाहता था, ठीक है, गोल्ड को लूटना चाहता था, और भारत में जो मूर्ति पूजा होती थी उसको समाप्त करना चाहता था, और साथ ही साथ इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था। इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है भारत में वह मंदिरों में होते हैं, ठीक है। इसीलिए यह सबसे अधिक बार आक्रमण मंदिरों में ही करता था, ठीक है, मंदिरों को अधिक लूटता था यह। इससे इसके दो उद्देश्य पूरे होते थे। एक तो हिंदू धर्म को यह अपमानित करता था, तो अगर यह हिंदू धर्म को अपमानित करता था तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी हो जाता था, क्योंकि अगर एक धर्म की, ठीक है, एक धर्म को अगर आप अपमानित करेंगे तो दूसरे धर्म को अधिक बढ़ावा जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसका उद्देश्य भी पूरा हो जाता था कि यह सोने को लूट लेता था, ठीक है, मंदिरों में अधिक सोना होता था तो इसको सोने की भी प्राप्ति हो जाती थी, ठीक है। तो जयपाल को यह पराजित कर देता है, लेकिन इसको मारता नहीं है और इसको अपमानित करके छोड़ देता है। लेकिन जयपाल बहुत अधिक अपमानित महसूस करता है, इसीलिए यह खुद ही आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। और इसके बाद इसका पुत्र, ठीक है, जयपाल का जो पुत्र होता है वह गद्दी पर बैठता है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 1006 ईस्वी में इसने हिमाचल प्रदेश के नागरकोट टेम्पल पर आक्रमण किया था, ठीक है। बहुत सारे इसने आक्रमण किए और सबसे अधिक बार इसने आक्रमण हमेशा यह मंदिरों पर ही आक्रमण करता था, ठीक है। 1008 में इसने आनंदपाल को हराया जो कि जयपाल का बेटा था, ठीक है। जयपाल की मृत्यु हो चुकी है और जयपाल का बेटा आनंदपाल जो कि गद्दी पर बैठा है उसके साथ भी इसका युद्ध होता है 1008 ईस्वी में, और उसको भी हरा देता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है प्रमुख रूप से आक्रमण इसका 1011 से 1012 ईस्वी में इसने मथुरा और उज्जैन पर कई बार आक्रमण किए। मथुरा और उज्जैन में जो मंदिरें थीं, ठीक है, उन मंदिरों पर इसने बहुत बार आक्रमण किए, ठीक है, 1011 और 1012 ईस्वी में। यह सोने को लूटने के लिए ही और साथ ही साथ मूर्ति पूजन को खत्म करने के लिए ही बार बार मंदिरों पर आक्रमण करता था, ठीक है। 1014 ईस्वी में इसने लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति को खंडित करवाया, कहाँ पर आक्रमण करके, अस्थानेश्वर पर, ठीक है, जो कि हरियाणा में है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट इसका आक्रमण सोमनाथ आक्रमण, ठीक है, जो कि इसका 16वां आक्रमण था, ठीक है, लास्ट सेकेंड इसका आक्रमण था 16वां, ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में। डेट आपको याद रखना है, 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट आक्रमण था और यह परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। गुजरात में यह स्थित है और क्योंकि यह इम्पोर्टेंट आक्रमण है इसीलिए आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि उस समय गुजरात का शासक कौन था। तो गुजरात का शासक उस समय था भीम प्रथम, जो कि चालुक्य वंश का था, ठीक है। उसके बाद जब यह गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर देता है, ठीक है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर देता है, तो गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर था वह पूरा का पूरा सोने का बना हुआ था, तो वहाँ से इसे बहुत अधिक सोने की प्राप्ति होती है। और जो गुजरात मंदिर का जो सोमनाथ मंदिर का जो दरवाज़ा था वह भी सोने का बना हुआ था। लेकिन जब वह लूट करके जा रहा था वापस, तो राजस्थान में जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो जाटों ने इसका जो सोने का दरवाज़ा था जो इसने मंदिर से प्राप्त किया था उसको लूट लिया। तो इसीलिए इसने फिर से वापस आकर के 1027 ईस्वी में इसने जाटों पर आक्रमण किया, जो कि इसका आखिरी आक्रमण था भारत पर, ठीक है। उसके बाद यह गजनी वापस लौट गया और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को पहली बार पत्थरों से भीम प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। तो भीम प्रथम ने बनवाया था और आखिरी बार आपको याद रखना है किसने बनवाया था सोमनाथ मंदिर को, तो वह बनवाया था वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था, सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था वल्लभ भाई पटेल ने आखिरी बार, ठीक है। आई बात समझ में। तो यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोमनाथ मंदिर को पहली बार बनाया था भीम प्रथम ने और अंतिम बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था, ठीक है। और आखिरी आक्रमण इसका जाटों पर था 1027 ईस्वी में। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह आपको ध्यान देना है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको यह याद रखना है कि यह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की
और यह ऐसा पहला शासक था। सुल्तान की उपाधि वैसे तो बगदाद के जो खलीफा होते थे वह देते थे उपाधि, लेकिन इसने खुद ही धारण कर लिया था, अपने आप को इसने सुल्तान घोषित किया। और गाजी की उपाधि इसने इसलिए धारण की क्योंकि जो गैर मुसलमान होते थे उनको अगर मारता है कोई, ठीक है, गैर मुसलमानों को मृत्यु देने वाला यानी कि हिंदुओं को, ठीक है, तो उन लोगों को, काफिरों को मारने वाले को ही गाजी कहा जाता है, इसीलिए ये अपने आप को गाजी कहता था, ठीक है। उसके बाद आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं राइटर्स को लेकर के, ठीक है। तो इसके साथ अलबरूनी नामक एक राइटर आया था, ठीक है, जिसने कि 1014 ईस्वी में इसके साथ आया था, जिसने कि एक पुस्तक लिखी किताब उल हिंद और तहकीक हिंद, ठीक है। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और आपसे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो अलबरूनी इसके साथ 1014 ईस्वी में भारत आया था और इसने बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। उसके बाद फिरदौसी जो है यह भी गजनवी के दरबारी लेखक था, ठीक है। गजनवी का दरबारी लेखक कौन था? फिरदौसी। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी? शाहनामा, ठीक है। शाहनामा बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और यह परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है उत्बी ने कौन सी पुस्तक लिखी? चशनामा का इसने फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। उसके बाद है आपका वहबी, ठीक है। तो वहबी के बारे में आपसे पूछा जाता है वहबी का कि इसने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इसने सुबुक्तगीन की आत्मकथा लिखी है, ठीक है। सुबुक्तगीन कौन था? सुबुक्तगीन जो है आपका महमूद गजनवी का पिता था, तो महमूद गजनवी के पिता के आत्मकथा को इसने लिखा है। क्या नाम है उसका? तारीख़ सुबुक्तगीन, ठीक है। आई बात समझ में? उसके बाद आपको कुछ और बातें याद रखनी है, ठीक है। महमूद गजनवी ही पहला शासक था जिसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। आई बात समझ में? गाजी कौन होते हैं? तो गैर मुसलमानों को जो मारता था, काफिरों को जो मारता था उसे गाजी कहते हैं। यही सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारा लेक्चर समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे अधिक महमूद गजनवी के बारे में कभी भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। और कुछ डिटेल स्टडी अगर आपको करनी है तो NCERT की बुक्स भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।